हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल FK फिज़िक्स। मैं हूं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग फिज़िक्स का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट देखे हैं कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसका इक्वेशन किस तरह से मिलता है। इसके लिए हमको एक इक्वेशन मिला था, फोर्स का इक्वेशन और एक्सेलरेशन का इक्वेशन। ठीक है, तो उसी इक्वेशन की हेल्प से हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, आज का वीडियो बिल्कुल आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिस भी इक्वेशन के अंदर इस तरह की टर्म रहेंगी d/dt, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट वगैरह वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, और या फिर d/dx, मतलब ये डिफरेंशियल टर्म इस तरह की जब जिस भी इक्वेशन में टर्म रहेंगी उसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये देखे थे कि अगर हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो छोटे जल्दी से एक केस देख लेते हैं हम लोग। अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और स्प्रिंग से एक मास अटैच है, ये इसका मीन पोजीशन है। अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने x डिस्टेंस दूर डिस्प्लेस किए राइट में, ठीक है, x डिस्प्लेसमेंट दिए, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो किधर की तरफ एक्ट करेगा, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मीन पोजीशन की तरफ, और उस फोर्स का नाम क्या था, रीस्टोरिंग फोर्स। तो हमको यहाँ पर एक इक्वेशन मिला था इसी केस को समझने के बाद में कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स, बराबर है। तो ये यहाँ पे जो k था वो कांस्टेंट था, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ठीक है, हम लोग इसी की हेल्प से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि वी नो द रिलेशन, और वो रिलेशन कौन सा है, ये वाला रिलेशन f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, वेयर f इज रीस्टोरिंग फोर्स, वेयर f इज रीस्टोरिंग फोर्स, k इज, या पहले x लिख लेते हैं, x इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देन यहाँ पे k क्या है, k इज फोर्स कांस्टेंट, या फोर्स कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम दिए थे, इसको, इसी को स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है, फोर्स के लिए इक्वेशन मुझे क्या मिल गया, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा देखो, ये जो इक्वेशन मुझे मिला है कहाँ से मिला है, ये मुझे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट से मिला। ठीक है, ये हमने डिराइव किए थे, यहाँ से अपने को मिला। देन अब हमको एक चीज़ और पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन हमको, फोर्स का इक्वेशन हमको न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी मिलता है। मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है अपने पास में, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो ठीक है, इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगा F इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन क्या रहता है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हो गया यहाँ तक कि ये क्या है, m एज इट इज, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज, मतलब d, ठीक है, चेंज को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए अपॉन में टाइम। क्लियर, देन इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास, और d/dt को अगर मैं साइड में लिख दूँ d/dt, तो मेरे पास क्या बचा, वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी का भी डेफिनेशन आपको पता है, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं dx/dt। बात समझ में आई क्या, यानी पहले हमने क्या किया, एक्सेलरेशन को डिफाइन किए, देन उसके बाद में वेलोसिटी को डिफाइन किए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, d 2 बार हो गया और dt भी यहाँ पे 2 बार हो गया। मतलब इसी इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास। अब देखो यहाँ पे d 2 बार है, तो मतलब d का स्क्वायर x, ठीक है, अपॉन में dt स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास में सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को, तो आप देख सकते हैं दोनों भी इक्वेशन हमारे पास फोर्स के लिए है। तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते, कर लेंगे। क्या होगा, इक्वेटिंग
इक्वेशन 1 and 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2। अब दोनों का अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो अपने को इक्वेशन क्या मिलेगा, थोड़ा समझना। इक्वेशन मिल जाएगा m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, क्लियर। इसका राइट साइड लिख लिए, इज इक्वल टू इस वाले इक्वेशन का भी राइट साइड लिख लो, यानी माइनस के इंटू एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को मतलब इस साइड को हमको क्या करना है, लेफ्ट में लेकर आना है, ठीक है। इज इक्वल टू के लेफ्ट में लेकर आना है, तो इक्वेशन मिल जाएगा m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, ओवरऑल इक्वेशन को m से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे डिवाइडिंग बाय m, ठीक है। पूरे इक्वेशन में अगर हमको m से डिवाइड करना तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, m डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में m से डिवाइड कर दिए, देन प्लस k इंटू एक्स अपॉन में m से डिवाइड कर दिए इज इक्वल टू 0। अगर 0 को m से डिवाइड भी करेंगे तो आंसर 0 ही रहेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं m से m को हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे तो m कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बचा, इक्वेशन मिल गया अपने को डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस k बाय m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब k बाय m को हमको पता है कि k बाय m को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे कि k बाय m को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको जो लास्ट इक्वेशन मिलेगा, फाइनल इक्वेशन, वो इस तरह से मिलेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। लिख लेंगे कि दिस इक्वेशन represent the differential equation of linear SHM, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी या कोई प्रॉब्लम इसके अंदर है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।